हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है वह है विशिष्ट दशाओं में आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण। मैंने कल के लेक्चर में आपको आपूर्ति के मूल्य की गणना कैसे करते हैं बताया था। आज हम कुछ ऐसी विशिष्ट प्रकार की आपूर्तियां हैं जिनका मूल्य हम कैसे ज्ञात करें वो आज के लेक्चर में हम समझना चाहते हैं। पहला है प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में न होने पर माल व सेवाओं की पूर्ति का मूल्य। नियम 27। अर्थात हम कोई ऐसी आपूर्ति करते हैं जिसका प्रतिफल पूर्णतया मुद्रा में नहीं है, अर्थात हमने विनिमय के रूप में कोई वस्तु ली है, अदला बदली की है, तो ऐसी स्थिति में माल व सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य कैसे ज्ञात करें तो वो आपको समझना है। तो आपूर्ति का मूल्य इस प्रकार ज्ञात करेंगे। ऐसी आपूर्ति के खुले बाजार का मूल्य। खुले बाजार का मतलब यह है कि उसी प्रकार की वस्तु उस दिन बाजार में कितने रुपए में बिक रही है, अर्थात किसी व्यवहार में एक व्यक्ति द्वारा देय मुद्रा में पूर्ण मूल्य से है कि उस दिन ओपन मार्केट की प्राइस क्या थी, तो वो मूल्य आपूर्ति का मूल्य होगा। मान लीजिए ऐसा मूल्य उपलब्ध नहीं है, खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो मूल्य मुद्रा में प्रतिफल एवं गैर मुद्रा में प्रतिफल के बराबर मुद्रा में प्रतिफल का योग होगा। अर्थात मुद्रा में प्रतिफल और जो गैर मौद्रिक प्रतिफल है उन दोनों के योग के बराबर हमारा आपूर्ति का मूल्य होगा। यदि आपूर्ति का मूल्य ए और बी इन दो बिंदुओं के तहत नहीं हो पाता है तो उसी प्रकार वह किस्म की माल व सेवा या दोनों की आपूर्ति का जो मूल्य है वो हमारा आपूर्ति का मूल्य होगा। सेम पैटर्न की, सेम किस्म की, सेम क्वालिटी की जो सेवा या वस्तु हैं तो उनकी जो आपूर्ति है उसका मूल्य है उतना ही मूल्य हमें लेना होगा। और मान लीजिए स्टूडेंट्स, उपरोक्त ये जो ए बी और सी तीन पॉइंट हमने लिए हैं, इन तीनों के आधार पर मूल्य तय नहीं कर पाए तो हम क्या करें। तो आपूर्ति का मूल्य मुद्रा में प्रतिफल एवं गैर मुद्रा में प्रतिफल के बराबर मुद्रा में प्रतिफल का योग होगा, जिसका निर्धारण नियम 30 या नियम 31 के प्रयोग द्वारा हम करेंगे। तो इस तरीके से हम ऐसी वस्तुओं का मूल्यांकन करके बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि एक लैपटॉप की आपूर्ति 40,000 रुपये और एक प्रिंटर के बदले की जाती है जिसका निर्माण प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया है, आपूर्ति के समय प्रिंटर का ज्ञात मूल्य 4,000 रुपये है, परंतु लैपटॉप का खुले बाजार का मूल्य ज्ञात नहीं है, तो ऐसी स्थिति में लैपटॉप का आपूर्ति मूल्य 44,000 रुपये होगा। अर्थात 40,000 रुपये तो वो मूल्य और 4,000 जो है प्रिंटर का मूल्य, दोनों का योग। तो कह सकते हैं कि उसी प्रकार की वस्तु का जो मूल्य है वो हमें आपूर्ति का मूल्य मान लेना है। दूसरा है भिन्न एवं संबंधित व्यक्तियों के मध्य माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य। नियम 28। अर्थात एजेंट के माध्यम को छोड़कर अन्य जो भिन्न व संबंधित व्यक्तियों के मध्य माल या सेवाओं की आपूर्ति होती है तो किस प्रकार से हम आपूर्ति का मूल्य तय करें ये आपको समझना है। मैंने आपको मेरे पिछले लेक्चर में बताया था संबंधित व्यक्ति कौन होते हैं, और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि भिन्न व्यक्ति कौन होते हैं। तो भिन्न व्यक्ति से आशय है कि यदि किसी व्यक्ति ने एक राज्य या संघीय क्षेत्र में अथवा एक से अधिक राज्य अथवा संघीय क्षेत्रों में एक से अधिक पंजीकरण प्राप्त किए हैं अथवा उसे एक से अधिक पंजीकरण लेने की आवश्यकता है तो ऐसे व्यक्तियों को हम भिन्न व्यक्ति कहते हैं। और संबंधित व्यक्ति मैंने आपको बताया था जो मेरे पिछले लेक्चर में आपके सामने थे, एक बार पुनः समझ लीजिए। संबंधित व्यक्ति ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के व्यवसाय में अधिकारी या संचालक हैं, या ऐसे व्यक्ति व्यवसाय में वैध रूप से स्वीकृत साझेदार हैं, या ऐसे व्यक्ति नियोक्ता या कर्मचारी हैं, या प्रभावी 25% अंशों के स्वामी हैं, या वो एक दूसरे पर नियंत्रण करने वाले हैं, या वो एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो वो संबंधित व्यक्ति होते हैं। तो आपूर्ति का जो नियम है वो इस प्रकार से है। ऐसी आपूर्ति के खुले बाजार का मूल्य क्या है हमें ये देखना है। यदि खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं है तो उसी प्रकार के गुण व किस्म के माल व सेवाओं का मूल्य आपूर्ति का मूल्य होगा। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा। और मान लीजिए ए और बी दोनों में ही मूल्य नहीं आ पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण नहीं किया गया है, तो आपूर्ति का मूल्य ऐसा मूल्य होगा जिसका निर्धारण नियम 30 या नियम 31 के प्रयोग द्वारा किया जाएगा। तो 30 और 31 के नियम भी मैं आपको इसी लेक्चर में आगे बताऊंगा। तो यह था भिन्न व संबंधित व्यक्तियों के मध्य माल व सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य। थर्ड है एजेंट के माध्यम से दी गई अथवा प्राप्त की गई माल की आपूर्ति का मूल्य। नियम 29। यहाँ पर आपको समझना है कि एक तो होता है हमारा प्रधान और एक होता है एजेंट। तो प्रधान व एजेंट के मध्य माल की आपूर्ति का मूल्य आपूर्ति किए गए माल का खुले बाजार का मूल्य होगा।
अर्थात ओपन मार्केट प्राइस, अथवा आपूर्तिकर्ता की इच्छा पर प्राप्तकर्ता द्वारा उसी प्रकार एवं गुणों वाले माल की आपूर्ति के लिए अपने ग्राहकों से वसूल की जाने वाली कीमत का 90% होगा, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता का माल की आगे आपूर्ति करने का इरादा हो। मान लीजिए एक व्यापारी ने 30 रेफ्रिजरेटर्स एक फुटकर व्यापारी को 2,80,000 रुपये में बेचे थे। एजेंट ने 30 रेफ्रिजरेटर्स की बिक्री एक डीलर को भी की है, जिनका MRP के आधार पर मूल्य 10,000 रुपये की दर से था, और क्रेता निरंतर रेफ्रिजरेटर क्रय करेगा, ये शर्त भी है। तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का मूल्य 2,80,000 रुपये नहीं होगा, बल्कि 10,000 रेफ्रिजरेटर इंटू 30 रेफ्रिजरेटर इंटू 10,000 रुपये, और उसका 90% हमारा आपूर्ति का मूल्य हम याद करते हैं। तो 2,70,000 आया, तो हम उसका मूल्य 280 ने लेकर 2,70,000 रुपये लेंगे। तो कहना मतलब यह है कि अगर निरंतर आपूर्ति है तो ग्राहक से वसूल की जाने वाली कीमत का 90% मूल्य रखना होगा। मान लीजिए उपरोक्त ए के अनुसार मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सके, तब नियम 30 से 31 के तहत मूल्य का निर्धारित हमें करना होगा। माल या सेवाओं या दोनों का लागत पर आधारित मूल्य, नियम 30। यदि माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति का मूल्य नियम 27, 28 या 29 द्वारा नहीं किया जा सके, तो उस दशा में मूल्य ऐसे माल के निर्माण या उत्पादन की लागत या प्राप्ति की लागत या ऐसी सेवाएं प्रदान करने की लागत का 110% होगा। अर्थात अगर हमने माल का निर्माण किया है या उत्पादन किया है या माल की प्राप्ति की है या सेवाएं प्रदान की हैं, तो हमारी प्राप्ति की लागत या उत्पादन की लागत है उसमें 10% जोड़ दीजिए, अर्थात उसका 110% आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। ये नियम 30 है जो आपको ध्यान में रखना है। माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य निर्धारण की अवशिष्ट विधि, नियम 31। बार बार हमारे सामने एक नियम आया है, नियम 30 या नियम 31। तो नियम 31 क्या है ये भी आप समझ लीजिए। यदि माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य निर्धारण धारा 15 व नियम 27, 28, 29, 30 द्वारा नहीं किया जा सके, तो उस दशा में मूल्यांकन उचित तरीकों का प्रयोग करके न्याय के सिद्धांतों पर आधारित व धारा 15 व नियम 27 से 30 के नियमों से मेल खाने वाला उचित मूल्य होना चाहिए। अर्थात अगर हम मूल्य धारा 15 में तय नहीं कर पाए और नियम 27 से 30 में भी नहीं तय कर पाए, तो न्याय के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर एक न्यायोचित मूल्य जो बनता है वो हमें माल व सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य रखना होगा। मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ सेवाओं की आपूर्ति की दशा में आपूर्तिकर्ता उपयुक्त नियम 30 से पहले नियम 31 को लागू करने का विकल्प अपना सकता है। सेवाओं के लिए जरूर नहीं है कि नियम 30 के बाद में 31 आए, नियम 31 को 30 से पहले भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो यह था अवशिष्ट विधि के द्वारा नियम 31 मूल्यांकन। नेक्स्ट है लॉटरी, शर्त, जुआ एवं घुड़दौड़ की दशा में पूर्ति का मूल्य, नियम 31A। यहाँ पर मैंने आपको कुछ बातें बताई हैं। नंबर 1 है राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी की पूर्ति का मूल्य। यहाँ राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉटरी से आशय ऐसी लॉटरी से है जिसे आयोजन करने वाले राज्य के अलावा अन्य किसी राज्य में बेचने की अनुमति नहीं है, अर्थात विद इन स्टेट सप्लाई है। तो लॉटरी का अंकित मूल्य आपको देखना है इंटू 100/112, या लॉटरी का गजट में जो अधिसूचित मूल्य है इंटू 100/112। आप दोनों मूल्य निकालिए, दोनों में जो भी अधिक है वह मूल्य हमें आपूर्ति का मूल्य मानना होगा। सेकंड है राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी की पूर्ति का मूल्य। यहां मैं बताना चाहूंगा आपको, यदि राज्य सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी एक ऐसी लॉटरी है जिसे आयोजन करने वाले राज्य के अलावा अन्य राज्य या राज्यों में भी बेचने की अनुमति होती है, अर्थात इंटर स्टेट सप्लाई, तो हम मूल्यांकन कैसे करें? आपूर्ति का यह समझना है। तो लॉटरी का अंकित मूल्य इंटू 100/128, या गजट में अधिसूचित मूल्य 100/128, दोनों में जो अधिक है वह मूल्य आपूर्ति का मूल्य मानना होगा। शर्त, जुआ या दौड़ कलम में ऐसे दावे का मूल्य शर्त में अंकित मूल्य टोटली सेटर उपकरण में चुकाई गई राशि के 100% के बराबर माना जाएगा। आपूर्ति का मूल्य
जो हमने यहाँ लिखा है टोटली शेडेड उपकरण में उसके 100% के बराबर होगा। नेक्स्ट है हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए एक हवाई यात्रा प्रतिनिधि द्वारा टिकट आरक्षण में दी गई सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, और इसका जो नियम दे रखा है वो नियम 32(3) है। 32 में नियम 3। तो डियर स्टूडेंट्स, हवाई जहाज द्वारा यात्रा के लिए एक हवाई यात्रा प्रतिनिधि द्वारा टिकट आरक्षण के संबंध में दी गई सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य हम जब याद करें तो दो बातें ध्यान में रखने की है। आपको देखना है, यदि घरेलू यात्रा के लिए है तो घरेलू यात्रा के लिए आधारभूत भाड़ा अर्थात आरक्षण की दशा में जो आधारभूत भाड़ा है, याद रखना, जिस पर कमीशन देय होता है, अर्थात किसी भी प्रकार का पैसेंजर टैक्स में शामिल नहीं हो, तो ऐसे भाड़े का 5% आपूर्ति का मूल्य होगा। और विदेशी यात्रा के लिए आरक्षण की दशा में आधारभूत भाड़े का 10%। यहाँ पर भी वही नियम लागू होता है, जिस पर कमीशन देय हो, अर्थात हमारा जो भाड़ा है उसमें किसी प्रकार का पैसेंजर टैक्स शामिल नहीं हो, तो उसका 10% आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। मान लीजिए एक हवाई कंपनी ने 400 टिकटों के लिए 80 लाख रुपये वसूल किए, जिसमें 8 लाख रुपये यात्री कर शामिल हैं, और ऐसी उड़ानें घरेलू यात्रा के लिए थी। तो डियर स्टूडेंट्स, 8 लाख को आप 80 लाख में से घटा दीजिए, तो बेसिक फेयर हमारा बच गया 72 लाख रुपये, और 72 लाख का 5% आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। और मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि विदेशी यात्राओं के लिए हमने 200 टिकटें आरक्षित की 60 लाख रुपये में, जिसमें 15 लाख रुपये का पैसेंजर टैक्स शामिल है, तो विद्यार्थियों 45 लाख रुपये बची हुई जो अमाउंट है उसका 10% हमारा जो है आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। नेक्स्ट है जीवन बीमा व्यवसाय के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य, नियम 32 का सब पॉइंट 4। करमुक्त पॉलिसियों को छोड़ दीजिए, अर्थात आम आदमी बीमा पॉलिसी योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और ऐसी पॉलिसियां जो 50,000 रुपये या उससे कम कीमत की हैं, जो करमुक्त हैं। ये मैंने करमुक्त माल व सेवाओं वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो करियों की जो पॉलिसी है उनके संबंध में ये नियम है। पहला है वसूल किया गया कुल प्रीमियम, उसमें से आप विनियोग या बचत की आवंटित राशि कम कर दीजिए, जो डिफरेंस है वो जो है हमारा सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थात पॉलिसी धारक से वसूल किए गए कुल प्रीमियम में से प्रीमियम धारक की ओर से विनियोग या बचत के लिए आवंटित की गई राशि घटाने के बाद शेष बची हुई राशि सेवा या आपूर्ति का मूल्य मानी जाती है। यदि एकल प्रीमियम पॉलिसी है तो एकल प्रीमियम का 10% हमारा आपूर्ति का मूल्य होता है। और इन दो के अलावा जो अन्य पॉलिसियां हैं जो कर योग्य हैं, जो करमुक्त में नहीं आती, प्रथम प्रीमियम का 25% व नवीनीकरण प्रीमियम का 12.5% आपूर्ति का मूल्य होता है, जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुराने या उपयोग में लाए गए माल की आपूर्ति का मूल्य, ऐसे माल के विक्रय मूल्य एवं क्रय मूल्य का अंतर ऐसी आपूर्ति का मूल्य होगा, लेकिन ये ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नियम 32 के सब पॉइंट 5 में है। मान लो हमने एक पुरानी कार के क्रय विक्रय करने वाले व्यापारी के लेखों को जाना, जिसमें पुरानी कारों के विक्रय से 5,60,000 रुपये की आपूर्ति की है, और उसने पुरानी कारें 5 लाख में क्रय की थी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आपूर्ति का मूल्य जो है वह 60,000 रुपये होगा, अर्थात उनका अंतर, हमारा क्रय विक्रय में जो अंतर है वो आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। नेक्स्ट है टोकन या वाउचर या कूपन या स्टाम्प की आपूर्ति का मूल्य उस मूल्य के बराबर होगा जो इनको विमोचनशील या शोधनीय अर्थात रिडीमेबल होने पर मुद्रा में देय हो। अर्थात किसी टोकन का या वाउचर का या कूपन का या जो हमारी स्टाम्प है उनको रिडीम जब हम करेंगे, इसकी मैच्योरिटी पर जो मूल्य होगा वो जितना नगद में बनता है वह आपूर्ति का मूल्य माना जाएगा। यहाँ एक नियम और रह गया है जो मैं आपको मेरे कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा, और वो है विदेशी चल मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य। अगर हम फॉरेन करेंसी का क्रय विक्रय करते हैं तो किस प्रकार से आपूर्ति का मूल्य हम याद करेंगे। तो ये मेन जो पॉइंट है मैं आपको कल के लेक्चर में लूँगा, ताकि उसके आधार पर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की भी गणना कर सकते हैं आसानी से, और जो है आपूर्ति के मूल्य की गणना भी आप कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में विशेष दशाओं में
आपूर्ति का मूल्य ज्ञात करने के ये 10 नियम मैंने आपको समझाए, जिनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। कल के लेक्चर में आपको विदेशी चल मुद्रा के क्रय या विक्रय के संबंध में कैसे मूल्य ज्ञात करेंगे ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपको ये लेक्चर अगर समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपने बहुत ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच।